हेलो गाइज, मैं आपका एसआर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें मेल वाला पोर्शन अभी तक चल रहा है बेटा, और एक दो लेक्चर और है इसमें, और ये उसका 6th लेक्चर है। लेकिन हाँ, फिर वही बात, 6th लेक्चर हो चाहे कोई भी लेक्चर हो, उसको अच्छे से समझने के लिए पीछे का सारा लेक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। वो भी वीडियो स्किप करते हुए नहीं, अच्छे से बारीकी से हर एक सेकेंड और हर एक मिनट आपको देखना होगा, क्योंकि ये कोई और वीडियो नहीं है, ये टीचिंग वाला वीडियो है। इसमें हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। हम लोग सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को डिटेल से पढ़ेंगे आज। अब बात यह है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या है। मैंने आपको बताया था हमारा स्पर्म जो बनता है यानी मेल गैमिट, वो बनता है टेस्टिस में। ये मोटा मोटा तौर पे हमें पता है। फिर ये भी शायद बताए थे और पिछला लेक्चर में, यानी इससे पीछे जितना भी लेक्चर बताए हैं, मानिए कि 5th लेक्चर में 4th लेक्चर में यही डिस्कस हो रहा था, और हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बताए हैं कि असल में टेस्टिस में भी अगर देखा जाए तो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। ये ट्यूब्यूल नली लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर कैसे स्पर्म बनता है वो हम लोग आज देखेंगे। यानी एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कैसे हो रहा है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम जो है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी टीएस नहीं है, वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। किसका? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का। मान लेते हैं ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। ये इसको अगर हम ऐसे काटेंगे ऐसे, तो हम लोग इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यानी ऐसे अगर काटेंगे तो मानिए इसको ऐसे काट दिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को, और यहां पर हम इसको ऐसे काटे, ये टीएस है यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी ये ऐसा वाला सेक्शन। जब हम ऐसे काटते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। अब ऐसा दिखता है, इसमें हर एक सेल को हम समझते हैं। सबसे पहले इसका आउटर कवरिंग, यानी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। देखिए ट्यूनिका प्रोप्रिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आउटर लेयर को बोलते हैं, और ये बना हुआ रहता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, WFCT, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आउटर मोस्ट लेयर। अब देखिए इनर लेयर में से देखते हैं, इसके बाद जब हम इस लेयर को क्रॉस करते हैं उसके बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई मिलता है। इसमें जो छोटा वाला आप सेल देख रहे हैं, ये सेल को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। यानी ये क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल सेल होता है, यानी वो सेल जिसका आकार क्यूब के जैसा होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखिए क्यूबॉइडल सेल्स, ये जो सेल्स है इसको मैं यहां पर कोशिश किया बनाने का, यही आगे जाके स्पर्म बनाएंगे। यानी इन सेल से ही स्पर्म बनेगा। ये लंबा वाला नहीं, इससे नहीं, ये सब सेल से स्पर्म बनेगा। कैसे बनेगा? ये सेल सबसे पहले आपने आपको स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी स्पर्मेटोजेनिक बनाएंगे। इसको हम लोग ये सेल स्पर्मेटोजेनिक सेल भी बोलते हैं, और इसी जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा यानी इन सेल्स का जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू इनसे स्पर्म बनता है। यानी वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे कि स्पर्मेटोजेनिक सेल स्पर्म सेल बनती है। स्पर्मेटोजेनिक सेल किसको कहते हैं? वही मानिए क्यूबॉइडल सेल को ही। अब देखिए यहां पर ये जो लंबा वाला सेल है इसका क्या काम है? इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमनर सेल। ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम लाइक है, बड़ा बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्यूमनर सेल। ये सस्टेंटिकुलर सेल्स, इसका नाम देखिए कॉल्यूमनर सेल इसका। और यानी यहां जो कॉल्यूमनर सेल है, शरीर में बहुत जगह में ये कॉल्यूमनर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर का सेल मिलता है, लेकिन यहां जो कॉल्यूमनर सेल है वो कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसी सेल से हमारा बनता है सस्टेंटिकुलर सेल, या फिर सर्टोली सेल, या फिर नर्स सेल। ये तीनों नाम एक ही नाम है। यानी सर्टोली सेल कॉल्यूमनर सेल अपने आप को मॉडिफाई करके ये सेल बनाता है। ये सेल एक ही सेल का नाम है सर्टोली सेल, से ज्यादा फेमस है इसका नाम है नर्स सेल, इसको बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल। अब देखिए ये सर्टोली सेल का क्या काम है? ये इसका तो समझ गए सर, ये आगे जाके कुछ करके स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, कुछ करके इससे स्पर्म बन जाएगा। यानी आगे जाके यही जो है लंबा एक प्रोसेस के बाद इसी से स्पर्म बनता है। ये प्रोसेस अभी हम लोग समझेंगे कैसे होता है। बट सवाल ये है कि सर ये सेल्स का काम क्या है? ये सेल्स का काम क्या है? ये सेल का काम ये है कि ये जो आपका सेल है
ये सेल का काम है, सर्टोली सेल का, सबसे पहले ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, यानी ये जो सेल्स होता है आपका सर्टोली सेल, इसका नाम है नर्व सेल। ये फैगोसाइटिक इन नेचर मतलब यहां पर स्पर्म बनते बनते अगर मानिए बाई मिस्टेक कोई स्पर्म गलत आकार का बन गया, या फिर ऐसा स्पर्म बन गया जिसका आकार खराब है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं, वो चल फिर नहीं सकता है, या फिर वो बना ही नहीं ठीक से, बनने में दिक्कत हो गया, ऐसा सेल्स को ये खा जाएगा। सुनिए ध्यान से, सर्टोली सेल फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, यानी ये गलत सलत स्पर्म्स को खा जाता है ये सेल। एक कैरेक्टर भी हम देखें इनका, एक आदत देखें, एक गुण कि ये फैगोसाइटिक होता है, दे इंजर्ड और डेड स्पर्म्स और सेल्स को ये खा जाएगा। ठीक, फैगोसाइट द इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स, इंजर्ड सेल या फिर डेड सेल्स स्पर्म सेल्स को ये खा जाएगा। कौन? सर्टोली सेल, पहला काम। दूसरा, फिर दूसरा क्या बोला गया है? दे आर बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड को टेस्टिस से अलग करने में ये हेल्प करते हैं, यानी एक्चुअली जो है इसके अंदर ब्लड नहीं जाता है, इसको कौन रोकता है? यही कॉलमनर सेल। ये ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर है, इधर ब्लड है और ये इसके बीच में ये बैरियर बन के रहता है, उसको ये जाने नहीं देता। और प्रोड्यूस इनहिबिन एंड एएमएच इन एक्शन ऑफ टीडीएफ। देखिए ये इनहिबिन रिलीज करता है, इनहिबिन मतलब देखिए ये एक हार्मोन है, इसका अलग रोल अभी हम लोग आगे देखेंगे। और एएमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब देखिए ये एएमएच क्या होता है और एएमएच का काम क्या है? सबसे पहले आपको पता है, मैं आपको बताया था, जो हमारा दो डक्ट होता है, यानी जब हमारा पूरा जब हम बताए थे आपको कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो बनता है मेल में या फीमेल में, तो उसमें दो डक्ट होता है, एक मुलेरियन डक्ट, एक उल्फियन डक्ट। तो हम मेल में मुलेरियन डक्ट को कैंसिल आउट कर दिए, यानी वो दोनों डक्टों में मुलेरियन डक्ट जो है वो मेल में डैमेज हो जाता है, वो अनफंक्शनल हो जाता है, या फिर बोले तो वो डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको खत्म करने में इसका रोल है एंटी मुलेरियन हार्मोन, यानी मेल में जो मुलेरियन डक्ट खत्म हुआ था, उल्फियन डक्ट से जो सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना था, ये मैं आपको पहले ही शुरुआत का 2-3 लेक्चर में बता दिया हूं, फर्स्ट 1-2 लेक्चर में, उसको देखिए स्टार्टिंग से, कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, इस हार्मोन का काम है मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट करना, क्योंकि मुलेरियन डक्ट फीमेल में काम आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। तो हमारे अंदर मुलेरियन डक्ट को किसने डीजेनरेट किया, खत्म किया? यही एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसको कौन सीक्रेट करता है? तो ये करता है आपका सर्टोली सेल। देखिए ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, तो इसको हम लोग ग्लैंड्यूलर, यानी इसको एक प्रकार का हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी मान सकते हैं, क्योंकि हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। कौन? सर्टोली सेल। तो ये एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखिए, कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए बोल रहा कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, ये जो है आपका एस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना सकता है, यानी एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, उस हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना सकता है। कौन? यही आपका सर्टोली सेल। फिर नर्स सेल। अब देखिए इसको नर्स सेल इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्पर्म को नर्सिंग करता है, यानी स्पर्म्स को खाना वाना खिलाने में हेल्प करता है, खिलाता पिलाता है। देखिए ये स्पर्म को नर्स भी कर रहा है, और अगर गलत स्पर्म हो गया तो इसको ये खा भी जाता है। ये अलग ही स्टाइल का सेल है। कौन? सर्टोली सेल। अब देखिए हम इसको एक बार टीएस में समझते हैं, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको समझते हैं। एक बार ऐसे काटते हैं, तो ऐसे काटे तो ऐसा है, एक बार ऐसे काटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है वही वाला बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलेंगे ट्यूनिका प्रोपेरिया, ये व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब इस लेयर का बात कर रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? इसका सेल्स को क्या बोलेंगे, एक एक सेल को स्पर्मेटोगोनिया। यह स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करता है, अब देखिए माइटोसिस क्यों और माइटोसिस क्या होता है, सेल अपने आप को डिवाइड करता है दो तरीके से, या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा, या तो दोनों होगा। माइटोसिस का सिंपल फंडा, सिंपल रोल है, जब सेल को सिर्फ नंबर बढ़ाना है तब करेगा माइटोसिस, यानी एक सेल है मानिए ये, और यहां ग्रोथ करना है, 2 सेल बना, फिर 2 से 4, तो ये माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइटोसिस। इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे माइटोसिस।
तो देखिए जर्मिनल एपिथेलियम का जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करेगा तो ये न्यू स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा। सिंपल बात, ये माइटोसिस क्या, तो इतना सारा सेल न्यू बन गया। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भाई? समझ रहे? माइटोसिस हो रहा है, ये नया देखो अब जैसे ही नया स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, अब वो क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ। अब ये सब मानिए स्पर्मेटोगोनिया है नया वाला, ये अब आगे डिवीजन ना करके बड़ा बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। 4 ग्रोथ किया, अपने आप को बड़ा किया। अब ग्रोथ करने के बाद जो ये बना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। बच्चों ध्यान से देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम में स्पर्मेटोगोनिया वाला जो ये सेल है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगा, यानी नंबर में बढ़ाएगा। फिर नंबर में बढ़ाने के बाद वो अपना अपना साइज बढ़ाएगा। अपना अपना साइज बढ़ाएगा तो ग्रोथ बोलेंगे, अपना अपना साइज बढ़ाएगा तो अब जो बनकर यदि हुआ साइज बढ़ने के बाद, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, फिर मियोटिक डिवीजन करेगा। अब देखिए माइटोसिस में ऐसा ही चलता है, यानी माइटोसिस में 2n था, ये माइटोसिस से जितना भी सेल बनेगा वो सब 100% सेम कॉपी होगा। लेकिन 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 मियोसिस में जो सेल है आपका 2n से n हो जाता है। अब ये सेल डिवीजन वाला लॉजिक आपको समझ में शायद अभी ना आए, बट सेल डिवीजन एक अलग ही चैप्टर है, उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए मियोसिस में ऐसा होता है, माइटोसिस देखिए, माइटोसिस में ऐसा होगा, मानिए ये सेल है और इसके अंदर मानिए टोटल 2n है क्रोमोसोम्स, तो ये माइटोसिस में ये माइटोसिस होगा। माइटोसिस में जो 2 सेल बनेगा तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा, ये भी 2n और ये भी 2n। लेकिन मियोसिस का तो सबसे पहले फंडा है कि मियोसिस एक बार में होता ही नहीं है, मियोसिस को 2 स्टेप चाहिए। मानी यही सेल को हम मियोसिस करवा दें, माइटोसिस में ऐसा होगा, ध्यान रखिए आपको, ये 2 सेम कॉपी का सेल बन गया। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस तो सबसे पहले 2 स्टेप का होता है। ये पहला स्टेप का मियोसिस होगा, MEIOSIS, और फिर दूसरा मियोसिस होगा दूसरा बार में। तो देखिए इसमें 2n नहीं होता है, मानिए ये n हो जाता है, n हो गया, मतलब उसमें 2n से 2n ही हो रहा था, इसमें n है, मानिए इसमें आधा हो गया। इसमें क्रोमोसोम अगर 44 है तो इसमें होगा 22, इसमें अगर 30 है तो इसमें होगा 15-15 करके। लेकिन माइटोसिस में एग्जैक्ट हो रहा था, यानी 30 30 30, 25 25 25 25, 50 50 50 50, ये माइटोसिस हो रहा था। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर आधा। अब दूसरा बार मियोसिस 2 होगा तो क्या होगा, हाँ आप लोग जो सोच रहे हैं ना वो कभी नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये करेगा, ये जब 2 सेल बनेगा तो ये n/2 हो जाएगा और ये n/2 हो जाएगा, और फिर इससे भी जो 2 सेल बनेगा n/2, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी मियोसिस 2 में फिर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो क्या मैं बोल दूं कि मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा होता है, क्योंकि यहां से यहां देखा जाए तो लग रहा माइटोसिस हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहां से यहां हाफ नहीं हुआ, पहली बार हाफ हुआ उसके बाद फिर एज इट इज हो गया। तो ऐसा बोला भी जाता है कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस से मिलता जुलता है। तो ये बात 100% सही है। नहीं आया तो बच्चा टेंशन ना ले, मियोसिस में पहला बार में क्रोमोसोम नंबर हाफ, उसके बाद फिर सेम रहता है। इसका एक से ये 4 सेल बना, एक से स्टार्ट किया था मियोसिस में 4, यहां तक जाके मियोसिस खत्म हो गया आपका, ये मियोसिस खत्म। तो मियोसिस में एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि मियोसिस करवाने से एक सेल से 4 सेल बनता है एंड प्रोडक्ट में, लास्ट टू लास्ट। लेकिन माइटोसिस होता है यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका बोले अगर माइटोसिस करवाने, आपको हम बोले माइटोसिस अगर करवाएंगे इसका तो ये 2 सेल बनेगा बस, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा डिटेल में गया लेकिन समझना भी जरूरी है। अब देखिए बच्चों, ये मियोसिस और ये माइटोसिस, इसका भी कॉन्सेप्ट फिर आपको डिटेल में और बताया जाएगा सेल डिवीजन वाला चैप्टर में। अब बस याद रखिए कि ऐसा कुछ मियोसिस होता है और ऐसा आपका माइटोसिस होता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल, या माइटोसिस खत्म, और मियोसिस में 2 स्टेप होता है, एक सेल से बनेगा 4 सेल। यहां देखिए मियोसिस वाला फंडा देखिए, अब शायद आपको यहां और क्लियरिटी से समझ में आए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो 2n था। अब दिमाग लगा के बोलिए, पहला मियोसिस हुआ,
पहला मियोसिस हुआ तो सेल नंबर सॉरी क्रोमोसोम नंबर आधा, यानी अब जितना भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जितना भी आगे सेल बनेगा मियोसिस फर्स्ट होने के बाद वो सबका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा n। नहीं आया भाई, इधर 2n है तो इधर n होगा ना, क्योंकि मियोसिस हुआ है 2n n। अब देखिए फिर आगे इसमें एक बार और मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी में आधा हो गया तो फिर क्या सेकेंडरी में भी हम लोग आधा कर देंगे, दूसरा मियोटिक डिवीजन में भी इसको आधा कर देंगे? ना ना भाई, ये n, तो इधर भी सेकंड के बाद भी n। अब देखिए मानते हैं ऐसा करते करते हमारे पास 4 स्पर्मेटिड बना, यानी अगर एक सेल से शुरू किए और मियोसिस हमारा कंप्लीट हो गया तो 4 सेल, तो मानिए ये हमारा स्पर्मेटिड है। क्या है? स्पर्मेटिड। मैं समझिए, मानिए कि यहाँ पर एक है, एक से हम अगर स्टार्ट किए तो प्राइमरी आने के बाद कितना हो गया? प्राइमरी होने के बाद क्या पहला प्राइमरी कैसे हुआ? ग्रोथ हुआ, यानी एक अगर हम स्पर्मेटोगोनिया को लेते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया, मानिए एक स्पर्मेटोगोनिया है, तो जैसे ही हमारा ग्रोथ होगा तो ये क्या होगा? ग्रोथ मतलब थोड़ा बड़ा हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बस ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। ये इधर अभी मियोसिस नहीं हुआ है, खाली ग्रोथ हुआ है। ये मियोसिस होगा तो ये हो जाएगा आधा, लेकिन 2 सेल हो जाएगा, ये भी n और ये भी n। एक बार सेकंड मियोसिस होगा तो क्या कितना हो जाएगा? आप इसमें देखिए 4 बन जाएगा, इससे 2 और इससे 2, 1 2 3 4 n और n। फिर से डिटेल से आएगा गैमेटोजेनेसिस में, आप टेंशन ना ले कि सर ये सब छापने में दिक्कत होगा। अभी फिर गैमेटोजेनेसिस में फिर डिटेल से आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए कुछ ऐसा हुआ। अब देखिए ये हमारा 4 को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड। अब यही स्पर्मेटिड का मॉर्फोजेनेसिस होगा। मॉर्फोजेनेसिस मतलब सेल बनकर तैयार है, अब इसका खाली फ्रेम तैयार करना है, इसको खाली कैसे दौड़ धूप करेगा आगे, इसके लिए इसको आकार देना। आकार समझ रहे हैं आप? मॉर्फोजेनेसिस मतलब अब ये सबको कुछ ऐसा पिचका देगा। कौन पिचकाएगा? मॉर्फोजेनेसिस का मतलब पिचकाना। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जे 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 और जे, ये बन के रेडी होगा हमारा स्पर्म। 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बन गया। तो देखिए हमारा रेडी तो यहीं पर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, खाली इसको पिचका दिए और वो पूंछ लटका दिए, इसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। अब देखिए यहां पर अभी काम बाकी हमारा सर्टोली सेल का। सब काम इधर समझ ही गए थे हम लोग, फिर भी इधर भी दिया है, जब टीएस में तो कर लेते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन छोड़ता है ओनली इन इंट्रायूट्रन लाइफ। इस हार्मोन का काम है मुलेरियन डक्ट को डिजनरेट करना। क्यों? क्योंकि हमें ओल्फियन डक्ट चाहिए था और उसी से सारा हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड सिस्टम बना। फिर इनिबिन का काम अभी आप नहीं समझ रहे, समझाएंगे आगे। इनिबिन कभी कभी रोकता है, इनिबिन ये इनिबिशन शब्द से आए, नहीं वो हार्मोन है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है तो ये उसको रोकेगा। आ रहा है आपको समझ में? यानी इनिबिन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकना। स्पर्म अगर ज्यादा बन रहा है इसको रोक सकता है, कौन? इनिबिन। फिर है एबीबी। अब देखिए एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये टेस्टोस्टेरोन अधिया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आपको समझाया जाएगा। फिर ये कुछ एरोमेट एंजाइम छोड़ते हैं और ये एरोमेट एंजाइम का काम है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन बनाना। क्या करता है ये एरोमेट एंजाइम? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एस्ट्रोजन बनाता है, ये अभी आपको बताया गया है। तो अभी आपको डिटेल से सब चीज बताया गया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं डाउट हो जाए तो आप हर एक डाउट को कमेंट में लिखिएगा। और आप सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक करके नोट कीजिए, कहीं कुछ दिक्कत हो प्रॉब्लम हो पूछिए। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, बाहर वाला हम लोग लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया किससे बना होता है? व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। उसके बाद अंदर में हम लोग गए तो 2 प्रकार का सेम मिला, एक जर्मिनल और एक बोले आपका कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर से क्या बना था? सर्टोली सेल। जर्मिनल से अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस हो क्या बनेगा? हमारा स्पर्म। फिर हमने यहां सबसे पहले देखा कि मानिए जर्मिनल एपिथेलियम से, अगर हम जर्मिनल एपिथेलियम से एक सेल उठाते हैं तो माइटोसिस करके 2 सेल बनेगा। फिर उस 2 में से हम एक को उठाएंगे, उस एक का ग्रोथ करवा के प्राइमरी बनवाएंगे। प्राइमरी फिर वो एक जब एक म्यूसिस डिवीजन करेगा उससे बनेगा 2 सेल, फिर उस 2 से बनेगा 4 सेल, फिर उस 4 से 4 स्पर्म। तो कुछ ऐसा ही है, आपको अच्छे से बस समझना है, ध्यान रखना है। जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग वो सब चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए
यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद यहां पर एक हार्मोन का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है GnRH, यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस। अब देखिए, हाइपोथैलेमस डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए मैसेज है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी भी ग्लैंड है, ये भी रिलीज करता है हार्मोन, ये भी रिलीज कर रहा है हार्मोन। इसको हार्मोन रिलीज करने के लिए ये सिग्नल भेजा, कौन सा सिग्नल भेजा? GnRH। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये आया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल रहा है भाई तुमको LH और FSH रिलीज करना है, रिलीज करना है। इसको करवा रहा है ये किसके थ्रू? इसके थ्रू। ये खबर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आपको LH या फिर ICH FSH रिलीज करना है। अब देखिए, ये रिलीज कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी, LH रिलीज करवा दिया, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या फिर इसी को बोलते हैं ICSH, यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको पता है जो दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये ST सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है इंटरट्यूब्यूलर स्पेस, यहां पर कुछ सेल्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या फिर उसी का नाम है लेडिग सेल। इस सेल को एक्टिवेट करने के लिए, यानी इस सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकलवाने के लिए LH इसको स्टिमुलेट कर रहा है। ध्यान सुनिए, हाइपोथैलेमस GnRH भेज के इसको एग्री किया, ये हार्मोन छोड़ा, ये हार्मोन जाके लेडिग सेल में, यानी इस सेल को जाके एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। यहां तक बात रखिए। अब इस पार देखते हैं, एक और हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है FSH। रिलीज कौन कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू? GnRH के थ्रू। जैसे GnRH आएगा, ये हार्मोन रिलीज कर रहा है FSH, ये जाके सर्टोली सेल में। अब आपको पता ना होना चाहिए कि मैं अभी आपको बताया और आपने नोट डाउन भी किया कि सर्टोली सेल क्या है। देखिए, हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को जब TS में काटे थे या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, तो यहां पर हम अभी सेल बनाए थे ऐसे ऐसे, आपको शायद याद होगा, फिर ये सब कुछ हम लोग बनाए थे। तो ये बड़ा बड़ा सेल है कॉलमनर सेल, यही हमारा आगे जाकर सर्टोली सेल बनाता है। इन सर्टोली सेल से ABP निकलवाता है, ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन रिलीज कर रहा है? सर्टोली सेल। करवा कौन रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसके थ्रू? FSH। यानी जैसे FSH आएगा, ये सर्टोली सेल्स को ऐसे ऐसे एक्टिवेट करेगा और वहां से ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा। अब देखिए, ये क्या करेगा? अगल बगल जो भी एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज किया? ये सेल। और यहां से आपका निकलेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP। ये क्या करेगा? यहां से जितना भी हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसको कलेक्ट करके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर लेके आएगा। देखिए, इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर हमारा हार्मोन घूम रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज किया ये सेल, ये लेकिन इसको जाना है अंदर। अंदर बुला कौन रहा है? ABP। ABP रिलीज कौन किया? सर्टोली सेल। यानी सर्टोली सेल क्या क्या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को यहां पर रिलीज किया, और उसको जो है कंसंट्रेशन करता है किसको? एंड्रोजन्स को, यानी मेनली टेस्टोस्टेरोन को। तो यहां पर लिखा है ABP कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड सर्टोली सेल, इनसाइड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही असल में टेस्टोस्टेरोन का काम है। फिर से सुनिए, FSH सर्टोली सेल को बोला, सर्टोली सेल ABP रिलीज किया। ये ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहा है? यहां जो पड़ा हुआ है आपका टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, उसको ये अंदर लेकर आ रहा है। ये टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन कौन रिलीज किया? लेडिग सेल। किसके कहने पे? LH के कहने पे। LH कौन रिलीज किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये फिर किसका बात सुना? GnRH का, और ये हाइपोथैलेमस। अब देखिए,
अब यहां पर दिया हुआ है कि सेटोली सेल से एक और भी हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है इनहिबिन। ध्यान सुनिए, ये एबीपी भी यही छोड़ा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और इनहिबिन। ये इनहिबिन का काम क्या है? मानिए कि अभी स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकना है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन को रोकना है। स्पर्म प्रोडक्शन कहां बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है। हाँ, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया जो लेडिक सेल है ये किसके कहने पे काम कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये इसके थ्रू मैसेज भेज रहा है एलएच के थ्रू इस सेल को, और ये सेल रिलीज कर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका रोल और फंक्शनल आपको पता है, इसको हम लोग मेल हार्मोन भी बोलते हैं, यानी इसका रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। यानी मेल का कैरेक्टर में जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, उसमें भी रोल है। और तो और देखा जाए तो इसमें इसका स्पर्म प्रोडक्शन में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बहुत बड़ा रोल है इसका, इस टेस्टोस्टेरोन का। अब देखिए, अगर मानिए कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हाई हो जाएगा। इसको फिर रोकने के लिए ये खुद चल के हाइपोथैलेमस के पास जाता है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है कि जीएनआरएच को रिलीज मत करो। ध्यान सुनिए, ये खुद स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो गया तो ये खुद हाइपोथैलेमस के पास चल के जाता है कि भाई तुम जीएनआरएच रिलीज मत करो। सोचिए, जीएनआरएच रिलीज नहीं करेगा तो ये इधर नहीं आएगा, ये कुछ भी रिलीज नहीं होगा, तो कुल मिला के स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा या फिर कंट्रोल में हो जाएगा। उसी तरह इनहिबिन, ये भी इनहिबिन जो है ये सेटोली सेल कब रिलीज करता है? जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो जाए, तो ये इनहिबिन जाता है हाइपोथैलेमस के पास और उसको बोलता है कि भाई ये सब काम मत करो, क्योंकि ये जीएनआरएच यही जाके आगे सारा काम करवाता है। तो फिर यहां रुक जाएगा, तो फिर यहां सारा काम नहीं होगा। अब देखिए, यहां पर 3 पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट वहां लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए सबसे मेन हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस काम में। दूसरा पॉइंट, एफएसएच डायरेक्टली कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर देखा जाए तो एफएसएच जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। कैसे? एफएसएच क्या कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, और वो जा रहा है सेटोली सेल के पास, और सेटोली सेल्स का बहुत बड़ा रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में, वो भी डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपको 3 ही हार्मोन दिख रहे होंगे। एक तो हो गया आपका जीएनआरएच, एक हो गया एलएच, एफएसएच। तो क्या मैं बोलूं, जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनाने का इस पूरा प्रोसेस को मेन देखा जाए तो ये 3 हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, एक जीएनआरएच, एक एलएच और ये एफएसएच। अब देखिए, इस पोर्शन समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा इस साइड आते हैं। यहां पर है ये जो आप देख रहे हैं पाइपनुमा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, अभी आप लोग नोट भी किए होंगे। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये भी, 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरट्यूब्यूलर स्पेस। ये 2 देश का मैच इंटरनेशनल बिटवीन 2 नेशन, तो 2 ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल, तो इंटरट्यूब्यूलर, इस जगह को क्या बोलेंगे? इंटरट्यूब्यूलर स्पेस। अब देखिए, ये जगह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कुछ स्पेशल सेल मिलता है। यहां एक स्पेशल सेल मिलता है, उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, बीच में, इसीलिए वही इंटर वाला इंटरस्टिशियल सेल। इसी का दूसरा नाम है लेडिक सेल, या फिर इसी का एक और नाम है एंडोक्राइन सेल। ये तीनों एक ही नाम है। कहां मिल रहा है ये सेल? 2 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में। अब देखिए, ये एंडोक्राइन सेल है, ये कुछ सीक्रेट्स करता है, मेनली ये एंड्रोजन ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स, यानी सेक्स हार्मोन का ग्रुप्स को एंड्रोजन बोलते हैं। उस एंड्रोजन में जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। यानी देखा जाए तो एंड्रोजन का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यानी यहां एंड्रोजन में कुछ और भी हार्मोन्स आता है, लेकिन मेनली हम लोग अभी मान रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को। अब देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन यहां रिलीज हो रहा है, इधर कौन रिलीज कर रहा है? ये। अब ये कैसे रिलीज हो रहा है वो आपको यहां से बताया गया है कि इसको रिलीज करवा रहा है लेडिक सेल के द्वारा एलएच। अब देखिए, ये हार्मोन यहां पर पड़ा हुआ है, इसको ये रिलीज किया, लेकिन आपको भी पता है इसको इसके अंदर काम है। कहां? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्यों? क्योंकि स्पर्म बन रहा है यहां, स्पर्म इसके अंदर बन रहा है। यहां चाहिए हमको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बाहर, तो लाने वाला कोई होना चाहिए, उसी का नाम है एबीपी, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? एंड्रोजन को बाइंड करता है, एंड्रोजन को पकड़ता है, एबीपी
प्लस एंड्रोजन और उसको लेके अंदर चल जाता है, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है जो सर्टोली सेल रिलीज कर रहा था यहां से, वो जाता है और इस हार्मोन को पकड़ के अंदर लेके आता है। अब उसके बाद फिर स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, एंटर इन एसटी बाय यानी सेमिनल ट्यूब बाय डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देखिए यहां पर 2 विटामिन है और इसके बारे में हम लोग पहले भी जिक्र किए हैं और बल्कि ये पॉइंट लिखा हुआ भी है, फिर भी जब इसको बता रहे हैं तो इसके साथ ये जरूरी है, सुन लीजिए। यहां लिखा है विटामिन ए, इसका 2 रोल है, एक हेल्दी गैमेट्स बनाने में, यानी गैमेट्स अगर हेल्दी चाहिए, अच्छा स्पर्म बनना है, उसके लिए विटामिन ए का शरीर में अवेलेबल होना जरूरी है। दूसरा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म अगर अच्छे से मोटाइल करे, अच्छे से चल फिर सके, उसके लिए भी ये जरूरी है। अब देखिए, अब सोचिए अगर इसका कमी हो गया तो क्या हो सकता है, हेल्दी गैमेट्स नहीं बनेगा, इमोटाइल गैमेट्स बनेगा, यानी ऐसा स्पर्म बनेगा जो चल फिर नहीं सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। हम लोग 3-4 टर्म आपको बताए थे, एजोस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, उसमें से एक टर्म यहां यूज किए। इमोटाइल स्पर्म अगर किसी का बन रहा है, यानी स्पर्म तो बन रहा है लेकिन वो इमोटाइल है, वो चल फिर नहीं सकता है फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, तो हम लोग इस केस में बोलेंगे उसको एस्थेनोजूस्पर्मिया है। विटामिन ए का कमी है, इमोटाइल स्पर्म बन रहा है, तो बोलेंगे एस्थेनोजूस्पर्मिया हुआ है उसको। अब देखिए विटामिन ई, इसका काम है 2। पहला काम है ग्रोथ ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को बढ़ने के लिए, बड़ा करने के लिए, और जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म बनने के लिए। ये हेल्दी, इसका काम है बनाना, और ये क्या करेगा, उसको हेल्दी रखेगा और मोटिलिटी देगा, और ये क्या करेगा, स्पर्म का ग्रोथ करेगा और जर्मिनेशन यानी स्पर्म को प्रोडक्शन होने में। अब देखिए अगर मानते इसका कमी हो गया तो स्पर्म होगा ही नहीं, जब स्पर्म होता ही नहीं, इमोटाइल था, तो एस्थेनोजूस्पर्मिया, और स्पर्म अगर एब्सेंट रहेगा लगभग, मानिए सीमन है, सीमन आ रहा है, इजोकुलेशन हो रहा है, सब कुछ, बट अगर उसमें स्पर्म एब्सेंट रहेगा, इस केस को हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। और अगर थोड़ा बहुत ये है तो ओलिगोस्पर्मिया, यानी ओलिगोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म का कमी है, और एजोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म लगभग एब्सेंट है, और इधर इमोटाइल स्पर्म। अब देखिए यहां से वहां तक आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, और इसको अभी जो मैंने आपको लिखा यार, आप नोट किए, उसको कोरिलेट कीजिए, सब इंटर रिलेटेड है। आप लोग शुरू से हर एक वीडियो को देखिए, जो बच्चा अभी बीच में आकर जुड़े हैं उसको मैं यही बोलूंगा कि स्टार्टिंग से देखें, हर एक वीडियो जरूरी है, और ये ऐसा टॉपिक है कि एक दूसरे से हर एक लाइन इंटरकनेक्टेड है। मैं चाहता हूं आप स्पेलिंग सही सलामत जो जहां पर लिखा हुआ है वैसे ही लिखिए, हर एक एरो यहां जो नीड है वो सब आपके लिए और आपको सहूलियत के लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यही कीजिए। अब आगे से जो टॉपिक आएगा, इसके बाद शायद ये आपका खत्म हो रहा है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से चलेगा, लेकिन इसके बाद जो टॉपिक रहेगा ये इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ये नहीं आएगा, इसके बाद एक अलग ही टॉपिक है। तब इसको अब तक अगर आप नहीं रिवाइज किए होंगे तो रिवाइज कर लीजिए, और अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक्स बच्चों।